नमस्कार। कार्यक्रम साहित्य जगत में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, कहते हैं कि भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा की जरूरत होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से बातें। जब ये बातें साहित्य की विधाओं में ढलती हैं तो कहते हैं जादू सा असर जगता है। ये सुन करके मन आश्चर्य से और कई सवालों से भर जाता है, जिनका जवाब तो हमें तभी मिलेगा जब हम ऐसी कविताएं देखें, सुनें। और इसके लिए आज हमने अपने साहित्य जगत कार्यक्रम में आमंत्रित किया है पूर्व उपसंचालक, डाइट बस्तर, समाज सेविका और अंचल की प्रख्यात कवित्री डॉक्टर सुषमा झा जी को उनकी कविताओं के साथ। सुषमा जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। सुषमा जी, आपके तो नाम का अर्थ ही है सुंदरता, सौंदर्य। तो क्या लगता है आपको, साहित्य सौंदर्य रचता है, गढ़ता है? साहित्यकार की कलम से ही तो आप बुझते हैं कि प्रकृति की सुंदरता क्या है जी। जब तक कोई लिखे नहीं और कोई पढ़े नहीं तो समझ में आएगा ही कैसे। पुराने समय की कविताओं को भी पढ़िए, जो कुंडलियाँ, दोहा, छंद युक्त होती थी, उसमें भी सुंदरता अपने आप में बिंब के रूप में उभर जाता था। जी। अच्छा, जहाँ सौंदर्य की बात होती है तो हम अचानक सोचने लगते हैं कि नर और नारी की ही सुंदरता, तो मैं उसको अपने तर्क से खारिज करती हूँ। प्रकृति की सुंदरता में तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी हैं, पूरा तो पर्यावरण। जी, कलम चलेगी तभी आपको पता लगेगा कि ईश्वर ने कितने प्रकार के सौंदर्य बोध से इस संसार को गढ़ा है। क्या बात है, कहना चाहिए मतलब हर एक कण में जो है सुंदरता व्याप्त जी, है। जी जी जी, और वो कलम से ही उभरती है। जी। अच्छा, ये बताइए, कहते हैं कि कविता जो है बड़ी कोमल विधा है साहित्य की। कितनी सच्चाई और कैसे है ये? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उपन्यास को लिखना, किसी निबंध को लिखना, किसी कथाकार का कहानी को लिखना, जी। उसके पास विस्तृत वर्णन होता है। जी। किंतु कविता को लिखना, यदि वो खंड काव्य नहीं है, छोटी कविताएं हैं, प्रगतिशील लेखक लोगों की, जैसे मैं लिखती हूँ छोटी कविताएं, तो उसको लिखने के लिए बहुत सूक्ष्मता से अपने आसपास की चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। तो कविता लिखना, मैं सोचती हूँ, सभी विधाओं में सबसे कठिन विधा है। अच्छा, आपके लिए कविता लेखन क्या है? आपकी अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि या फिर एक जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी है कविता लिखना। जी। कविता कैसे? एक जिम्मेदारी है। ये ठीक है, जब कुछ हमारे मन में भाव चलते हैं, हमारा मन खराब होता है, तो हम उस परिस्थिति को कविता में ढाल देते हैं। जी हाँ। पर वो कविता ही क्या जो समाज को दिशा न दे सके। तो हमारी जिम्मेदारी है कि आप किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उसको पढ़कर क्या संदेश जा रहा है लोगों के बीच में। अच्छा, हर वर्ग के प्रति? सभी वर्गों के प्रति। कविता पढ़ने वालों में बाल कविताएं भी हैं। जी हाँ। फिर वरिष्ठ जन भी हमारी कविताओं को पढ़ते हैं। और इस वैश्वीकरण युग में कई प्रकार की घटना दुर्घटना होती रहती है। जी। उससे संबंधित भी तात्कालिक कविता का निर्माण करते हैं साहित्यकार। तो जिम्मेदारी है सर, बिल्कुल। मैं तो बताना चाहूँगी कि यदि आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो पहले अपने भावों को संतुलित कर लें। जी। और लिखने के बाद 2 से 3 बार पढ़ें। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, हड़बड़ी में हम लिख लेते हैं, पर यदि ये समाज में जाता है तो उसका संदेश कुछ सही तरीके से जाना चाहिए। मतलब सही संदेश भी हो और उत्तरदायित्व तो ये है ही आपका। है ही। अच्छा, आपने इस उत्तरदायित्व को निभाते हुए, अब आप एक औरत हैं, और जब औरत के हाथ में कलम आती है तो फिर एक औरत कैसे अभिव्यक्त होती है कविताओं के जरिए, साहित्य के जरिए, या ये कहें कि इस पूरा समाज जो है कैसे मुखरित होता है, विशेष करके नारी? महिलाएं लिखती हैं तो वो सभी महिलाओं के बारे में सोच के लिखती हैं कि उनके द्वंद्वों को, उनके पारिवारिक परिस्थितियों को, उनके सौंदर्य बोध को, सभी पर पढ़ने वाले ये सोचते हैं कि वो अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को लिखती। ये एक भ्रांति है, क्योंकि स्त्री विमर्श कविताओं में महिलाओं की स्थितियों का उल्लेख है। जी हाँ। उसमें विरोध कभी कभी मुखर हो जाता है पुरुषों के लिए। जी हाँ। तो स्त्री यदि लिखती है तो यदि मतलब उसके केंद्र में, वो तो। हाँ, वो समाज का स्वर है, और स्त्री यदि उसके केंद्र में है जी, तो वो व्यक्तिगत नहीं है, वो संपूर्ण नारी जगत के लिए है। क्या ऐसा मैं सोचती हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई कविता आपकी ज़रूर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे इस समय, जो इस भाव को लेकर के आपने लिखी हो। मेरी कविताएं छोटी हैं दीवान जी। जी हाँ, लेकिन शुरू असर से और ही प्रभाव लिखा। बहुत बड़ा है। जी। मेरी एक कविता संग्रह है सबसे पहली, बस यूं ही, जिसका विमोचन बस यूं ही। हाँ जी,
बसी हुई। उसका विमोचन दुबई में हुआ था। हमारा एक विश्व मैत्री मंच का समूह है, बताना चाहूँगी मैं। जी जी। आदरणीय संतोष श्रीवास्तव जी, उनका उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि इनकी जो रचनाएं हैं जी हाँ। वो बिहार प्रदेश की किताबों में लगी हुई है, स्कूलों में। जी, तो क्या बड़े बात। सम्मान से मैं उनको याद करती हूँ। जी। मेरी पहली कविता सुनो तो। औरत एक जूही की कली जो नाजुक टहनी में लगी है। क्या बात है। औरत एक जूही की कली जो नाजुक टहनी में लगी है, इतनी जल्दी क्यों उसे समझने की? इतनी जल्दी क्यों? इतनी जल्दी क्यों उसे समझने की? वो सजेगी गुलदान में, फैलाएगी खुशबू तेरे घर में, आंगन में भी बिछ जाएगी, सहलाएगी कदम भी तेरे। क्या बात है। फैलाएगी खुशबू तेरे घर में, आंगन में भी बिछ जाएगी, सहलाएगी कदम तेरे। पर शर्त तो यही है, पर शर्त तो यही है, जरा ठहर, देख उसे किसी माली की तरह। क्या बात है, किसी माली की तरह जी। देखो। ये अंतिम जो लाइन है वो आपको बताता है, कविता का विश्लेषण नहीं होना चाहिए, श्रोता सुनकर समझ लें, उसमें हमारी सफलता। इसी जादू की तो हम बात कर रहे थे। क्यों दर्शकों, कैसा लगा आपको? लगा ना कि कोई जादू जगह है? यही है काव्य का सौंदर्य और उसकी शक्ति। तो आपकी इस कविता ने निश्चित रूप से एक नया दृष्टिकोण दे दिया है कि अगर औरत को समझना है तो ठहरना बहुत जरूरी है, और शर्त भी है। ठीक, ये एक औरत की जिद कह लीजिए या उसकी शर्त तो है ही। ये बहुत अच्छी कविता है आपकी। जी, धन्यवाद। अच्छा बताइए, आज तक जो हम औरत के बारे में एक मतलब ख्याल था मन में, या कहे कि सच भी था कभी, औरत मतलब त्याग, क्या ये अर्थ बदलना चाहिए? प्रश्न कठिन। यदि मैं कह दूं कि स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना है, हाँ। तो किसी के भी मन में आ सकता है, पुरुष वर्ग का, कि मैं विद्रोह के लिए उनको उकसा रही हूँ। जी। नहीं, त्याग के भी कई प्रकार हैं। यदि वो माँ है तो उसको अपने संतान के लिए करना पड़ेगा त्याग। जी। और यदि वो अनुशासित, शालीन, चरित्रवान रहती हैं, तो भी समाज को एक संदेश जाता है कि बहुत विषम परिस्थितियों में भी रहकर उसने अपनी कुछ चीज़ों को त्यागा है और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन पूरी तरीके से अपने व्यक्तित्व को मिटाकर, कहते हैं ना, धूल दूसरित करके हाँ। दूसरे से प्रशंसा पाने के लिए आप अपने सारे गुणों को, मैं सद्गुण नहीं कह रही, हाँ। सारे गुणों को आप त्याग देते हैं। ऐसा त्याग का कोई भी मूल्य नहीं है। जी, क्या बात है, बहुत सशक्त बात आपने कही है। कोई मूल्य नहीं उस त्याग की। किसी को सहायता की आवश्यकता नहीं है, आप अनावश्यक सहायता कर रहे हैं और उससे आपको एक आलोचनात्मक दृष्टि में देखा जा रहा है। जी। तो क्या फायदा? उतना ही करिए जितना करना है। आपने एक उदाहरण दिया कि एक माँ को अपने बच्चे के लिए त्याग करना ही पड़ता है। आप भी एक माँ हैं। जब एक माँ अपनी कलम से एक माँ को लिखती है तो माँ कैसे अभिव्यक्त होती है, और वो लेखन कैसा होता है, वो शब्द कैसे होते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो भाव कैसे होते हैं। अगर कोई कविता आपके पास है माँ पर, तो ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। ज़रूर। आपके प्रश्न के उत्तर में एक कविता मेरी लिखी हुई है, मैं समझती हूँ कि श्रोताओं को ज़रूर ही पसंद आएगा। जी। कविता का शीर्षक है माँ। दुबली पतली लड़की जिसे शऊर नहीं था दुपट्टा संभालने का। दुबली पतली लड़की जिसे शऊर नहीं था दुपट्टा संभालने का। जी। ना ही उसकी हंसी रुकती थी, वो बिना कारण उछलती कूदती रहती थी। वो बिना कारण उछलती कूदती रहती थी। क्या हो गया है उसे? उठकर सुबह से गुनगुनाती है, गाती है, और वो हिरनी की तरह दौड़ती नहीं, सिर झुकाकर जुटी रहती है कामों में। क्या बात है। देखती रहती है नए उपाय, देखती रहती है नए उपाय, कैसे सब अच्छा हो, सच्चा हो। अब उसे नहीं बेधते तुम्हारे व्यंगवाण। क्या बात है। इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगी। अब उसे नहीं बेधते तुम्हारे व्यंगवाण, ना ही तुम्हारी घूरती आंखें, जरा संभल कर रहिए इस शेरनी से। क्या बात। जरा संभल कर रहिए इस शेरनी से। ये माँ है जो कूदने को तैयार है दावानल में अपने बच्चों के लिए। क्या बात है। अच्छा, कितनी कठिनाई होती है बताइए। एक माँ होकर के आप माँ को लिख रही हैं, एक नारी होकर नारी को अभिव्यक्त कर रही हैं, और इसके अलावा समाज के जो दूसरे पहलू हैं उनको भी आप अभिव्यक्त कर रही हैं। आसानी है या कठिन? बहुत कठिन है। किसी भी कविता को लिखने के पहले आपकी मनःस्थिति, और दूसरी सबसे बड़ी बात है 9
युवाओं को मैं बताना चाहती हूँ जी कि साहित्य की रचना हो, उसमें कविता हो या कहानी हो, उपन्यासकार, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, पहले आपको लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लोगों को पढ़ना है। आपको सुनना पड़ेगा, आपके पास उतने शब्द सामर्थ्य होना चाहिए जी लोगों को समझने का। यदि विशेष परिस्थिति को देखकर आपने 2-3 लाइन को तुकबंदी की जी तो बड़ी विनम्रता से मैं युवाओं से कहना चाहूँगी कि वो कविता नहीं है। कविता नहीं। कविता वो जो आपके हृदय से निकले, उसमें अशुद्धियाँ कम हो और सामने वाला सरलता सहजता से समझ भी जाए और उसमें कुछ उद्देश्य भी हो। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। नकारात्मक कविताएं जो होती हैं, कई बार ऐसा होता है, कवि हो लेखक हो जो भी, जी यदि किसी कारण से उदास से मन स्थिति में है तो कलम हमारी चल जाती है। जी हम कुछ ऐसे उदासी भरे हुए काव्य रचनाओं को करते हैं, परंतु अब इस आयु में आने के बाद मैं ये महसूस करने लगी हूँ कि साहित्य में सकारात्मकता होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जो कहते हैं जी, ना जी, कि जी। नकारात्मक जो परिस्थितियां हैं उनको साहित्य ही एक सकारात्मक। आशावादी स्वरूप दे जी सकता जी है। जी। जी कविता से आशा का पुट निकलना चाहिए, जी हाँ कोई ना कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, तभी तो लोग पढ़ करके जी। उत्साहित होंगे। जी। तो ये तो देखिए समय समय की बात है। अब समय के साथ जो है वो प्रवाहित होता है एक मन भी और कलम भी, साथ में साहित्यकार भी। तो एक कवयित्री होकर के क्या लगता है आपको कि साहित्यकार जो होता है या कवि जो होता है वो समय का बंधक होता है या समय का शासक होता है? वो समय का शासक है, शासन करता है बंधक समय नहीं, बंधक बिल्कुल भी नहीं। का। जी यदि वो बंधक होता तो इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं, जी एकदम सरल सहज बात लीजिए ना, रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी ने लिखा, जी उन्होंने हर चौपाई हर दोहे में अंतिम निष्कर्ष में उन्होंने यही लिखा कि सारी चीज़ों की जड़ तुम्हारे हृदय में है, जी निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक लाइन उन्होंने लिखा है, जी हाँ। हो सकता है विषयांतर हो, पर है तो काव्य, नहीं काव्य है, बिल्कुल काव्य है। जी तो उन्होंने लिख दिया कि भाई इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, जी। सब कुछ तो आपके हृदय में है। क्या बात। तो कविता तो अपने आप में धुरी है और मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई आशाजनक कविताएं की रचना हो। तो मुझे लगता है इस भाव की अगर कोई कविता आपके पास है तो एक वो है। ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। कविता का शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी। मन रहता था गुलाब की अधखिली मन रहता था गुलाब की अधखिली कली, जी मोंगरे की वेणी बालों में सजाऊं। क्या बात है। मन रहता था गुलाब की अधखिली कली, मोंगरे की वेणी बालों में सजाऊं। मन यह भी था खुली छत पर तुम संग बैठ, शरद पूर्णिमा के चांद को निहारूं। बहुत सुंदर। मन यह भी था जी खुली छत पर तुम संग बैठ, शरद पूर्णिमा के चांद को निहारूं। मन ये भी था कि खूब बातें करूं, जी पर पता ही नहीं चला। मन ये भी था खूब बातें करूं, पर पता ही नहीं चला कितनी बेअसर बातों में असरदार समय चला गया। देखिए छोटी सी कविता है और एक एक शब्द में जान है इसमें। जी कई धन्यवाद। बार हम लोग क्या करते हैं, लापरवाही कर देते हैं कि समय कम है, ज़रूरी बातें हैं, लेकिन बेवजह की बेफिजूल की बातों में वो समय गंवा देते हैं और बाद में लगता है नहीं नहीं ये गलत हो गया कुछ। जी जी तो जी आपकी ये कविता आगाह करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी 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 बहुत ही उद्देश्यपरक आपकी ये कविता है और बड़ी असरदार कविता है आपकी। जी बहुत अच्छा धन्यवाद, लगा। बहुत बहुत जी, जी, धन्यवाद। जी। अच्छा जानना चाहेंगे आपसे कि हमारी संस्कृति है, परंपरा है जी और इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो साहित्यकार अपने साहित्य के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कविताओं में भी वो सारी बातें आती हैं, हम कई बार देखते हैं उदाहरण के रूप में आते हैं, कभी बिंब के रूप में आ जाती हैं। तो बताइए कि संस्कृति और परंपरा से कितना जुड़ा होना चाहिए हमारा लेखन और इसका क्या असर होता है? वरिष्ठ कवियत्रियों की रचनाओं को पढ़ेंगे तो अपने आप ही आपको आभास हो जाएगा कि उनके काव्य रचनाओं में हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारे लोगों की जुड़ी हुई भावनाएं और परंपराएं। मीराबाई को ले लीजिए, जी वो स्पष्ट कहती हैं मेरे अवगुण बहुत अधिक हैं, पर मेरे अवगुण मत देखिए श्याम, थोड़ा सा मेरे गुणों को भी देख लें। सही बात। देखिए वैसा ही बालमणि अम्मा जो मातृत्व की कवियत्री मानी जाती हैं, जी साउथ की हैं, दक्षिण भारतीय, जी उनके काव्य रचना में वो बार बार इंगित करती हैं कि स्त्री का सबसे पहला स्थान माँ के रूप में ही है।
वात्सल्य और नम्रता उसके हृदय में है। वो लिखती है अपने काव्य रचना में, बालमणि अम्मा जी की बात कर रही हूँ, जी हाँ। तुम्हारी दादी जानती है कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। उनकी एक लंबी कविता है, जी हाँ। कम से कम 20-30 लाइनों की होगी। जी। उसके बीच में ये 2 लाइन मेरे हृदय को छू गई। वो लिखती हैं, तुम्हारी दादी जानती हैं कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। कुछ भी वो समाप्त नहीं बताती हुआ। हैं कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण है, वो कभी समाप्त नहीं होगी। जी। आप उसको किसी रूप में भी विकृत करने की कोशिश करिए, अंततः आपको उसको अपनाना ही पड़ेगा। क्या बात। अमृता प्रीतम की कविताओं में पढ़िए, बड़ी श्रृंगारिक रचना है, लेकिन पंजाब से जुड़ी हुई चीज़ों को जी। बार बार बताती हैं। उनकी कई कविताओं में भांगड़ा का उल्लेख है, नृत्य का उल्लेख है, प्रेम को जो हिल्लोर उनके हृदय में चला, उसको पंजाब की लोकगीतों से जोड़कर उन्होंने लिखा। क्या बात है। तो जी। परंपरा और संस्कृति से ही काव्य रचना है। जी हाँ। अभी प्रगतिशील सामाजिक अवसरों को देखकर हम लिखते हैं, जी हाँ। पर उसमें भी आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं जुड़ाव उसमें बना हुआ है। तो मैं तो चाहूँगी कि कहूँगी कि कलमकार के हाथ में सारा कुछ है। जी। कलमकार के हाथ में तो ये भी है ये भी। कि आज के इस पर्यावरण में जी। जो विष घुला हुआ है जी उसको वो अमृत बना दे। जी। कितना ज़रूरी है कि आज के पर्यावरण के विष को हम अमृत में परिवर्तित करें, और ये साहित्यकार की जिम्मेदारी कैसे? इस संदर्भ में एक कविता पढ़ना चाहूँगी। कविता के जरिए आपका उत्तर मिलेगा हम सब। ज़रूर, क्या बात ज़रूर। है। जी, और मैं जी। चाहूँगी कि आप सुने, और बीच में यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई शब्द असहज है तो मुझे ज़रूर बता दें, तो उसको मैं दोबारा पढ़ करके बताऊँगी। जी जी। विश्वधरों के साथ शाश्वत सत्य है शिव, क्या बात। शाश्वत सत्य। सत्य है शिव और उनका तांडव। क्या बात। शाश्वत सत्य है शिव और उनका तांडव। मैं मूर्ख समझ न पाई ये रहस्य, मैं मूर्ख समझ न पाई ये रहस्य, और पथ पर चलती रही निरंतर, भटकती रही अकारण। अंततः महादेव के गरल पान को समझा, अंततः। जी। महादेव के गरल पान को समझा, फिर मैं भी जीने लगी विश्वधरों के साथ, क्या बात। सरल सहज होकर। क्या बात है। बहुत सुंदर। मैं समझती हूँ कि अधिकांश लोगों को मेरी कविता समझ में आ रही होगी। बिल्कुल आई होगी। जिस दिन हमको समझ में आ गया कि वातावरण में विष घुला हुआ है और जो भी परिस्थितियां हैं वो वैसे ही रहेंगी, तो हम अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं और मध्यम मार्ग निकालकर विषधर एक कोने में हो जाते हैं और हम अपनी सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। मेरे कविता का सार इतना है। वैसे नियम तो ये कहता है कि अपनी कविताओं का विश्लेषण न हो, लोग सुने, पढ़ें और समझ लें। नहीं, देखिए सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन एक कवियत्री जब लिखती है या कोई साहित्यकार जब लिखता है, उसका दृष्टिकोण भी समाज को पता होना चाहिए कि इसने किस दृष्टिकोण से ये लिखा है। जी, जी, बाकी स्वतंत्र हैं, आप सभी दर्शक स्वतंत्र हैं कि हमारे जितने भी साहित्यकार इस कार्यक्रम में आते हैं, उनकी जो रचनाएं हम आप तक पहुंचाते हैं, उनको आप अपने दृष्टिकोण से भी समझें, और अपने जीवन में अगर आपको लगता है कि उसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं तो ज़रूर बढ़िए। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा बताया आपने कि गरल पान शिव ने किया, तो बाकी सबके लिए रास्ता जो है, जीवन जो है वो सहज हो गया। जी। तो ऐसा ही होता है कि समाज में किसी न किसी को गरल पान करना ही पड़ता है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये मन हमारा जो है ये सुख दुख की पोटली है ही? जी हाँ। कभी छोटी सी बात से हम खुश हो जाते हैं, कभी बहुत छोटी सी बात जिसका कोई अर्थ नहीं है फिर भी हमारे मन को छू जाती है और हमारा समय खराब होता है। तो कभी कभी मन खराब हो जाता है ये देख करके कि जिसे हम कहते हैं कि शेष नाग की संज्ञा दे देते हैं कि पूरी पृथ्वी उन पर टिकी हुई है, वो है मजदूर वर्ग। जी। और प्रतिवर्ष हम मई दिवस भी मनाते हैं। जी हाँ। और मई दिवस केवल उनकी विडंबनाओं को सामने रखने के लिए नहीं, बल्कि उनको सम्मानजनक एक ओहदा देने के लिए समाज में ये भावना होनी चाहिए। तो क्या लगता है, कितना अधिकार है सम्मान पर मजदूर वर्ग का, और क्या इसके लिए कोई कविता आपके पास है? जी, एक कविता मेरे पास है। पहले तो मैं अपनी सुखद भावनाएं हमारे कामगारों के प्रति अर्पित करना चाहती हूँ। जी हाँ। क्योंकि संसार में काम करने वाले जमीनी लेवल पर जी हाँ। काम तो हम सब करते हैं, शासकीय अशासकीय जो भी, पर ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग जो बहुत ही कम वेतन पर या बहुत संघर्ष करते हुए कार्य करते हैं, हाँ। उनको मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ मैं। यदि वो ना आचार्य होते, विनोबा भावे जी ने उनको शेषनाग की संज्ञा दी। जी जी, मुझे मालूम है और आपने याद दिलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ। उनको मैं प्रणाम करती हूँ कि आपकी मेहनत से
ही ये संसार चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। एक कविता मई दिवस को ध्यान में रखकर, हम रखकर तेरी छाती पर पैर आगे निकल गए। क्या बात है। हम रखकर तेरी छाती पर पैर आगे निकल गए, तुम मरते रहे हम जीते रहे, तुम मरते रहे हम जीते रहे और नए आयामों पर ठहाके लगाते रहे। क्या बात। तुम मरते रहे हम जीते रहे, नए आयामों पर ठहाके लगाते रहे। अब सोचती हूँ जी। तुम ना होते तो सुखों का आसमां हम कैसे पाते, कैसे पाते। तुम ना होते तो सुखों का आसमां हम कैसे पाते, इसीलिए तो देवदूत हो तुम। क्या बात। इसीलिए तो देवदूत हो तुम, जो हमारे सपनों को अपने श्रम से गढ़ते हो। क्या बात है। पुनः आपने देवदूत की संज्ञा दी। जी, पुनः मैं प्रणाम करती हूँ जी हाँ। कामगारों को, जी। जिनके कारण ये संसार बसा हुआ है। जी हाँ। और जीवन सरल सहज है। दूरदर्शन जद्दरपुर की ओर से भी हम सभी कामगारों को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपका सम्मान था, है और रहेगा। मन में है, समाज में भी होगा, आपके जीवन में आपको भरपूर सम्मान मिलेगा। आपकी कविताएं आज मुझे लगता है कि बिल्कुल एक नया दृष्टिकोण उसने दे दिया है हम सबको। जी धन्यवाद। और ऐसी लेखनी अगर होती रहे तो मुझे लगता है कि तभी साहित्य की जो है वो सार्थकता है, उसका औचित्य है साहित्य का। चलते चलते बहुत छोटा सा एक प्रश्न आपसे। जी जी बिल्कुल। क्या और लिखने का मन रह गया है, क्या बाकी रह गया है कि मुझे इस विषय पर ये लिखना है? संक्षेप में आपसे जानना। जी, कविताएं तो लिख रही हूँ, परंतु क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़ी हूँ। जी, 3 काव्य संग्रह आपके आ चुके हैं। जी जी। तो अभी और बच्चों क्या से बचा है? बहुत जुड़ी रही हूँ बच्चों तो से। हाँ जी। बाल मनोविज्ञान पर एक मेरी किताब है। जी। अपने बच्चे को बड़ा करने के समय जो मैंने आभास किया, जो पालक नहीं महसूस कर पा रहे हैं, जी हाँ। तो वो एक किताब है मेरी। और चौथी अभी काव्य संग्रह आने को है, पर उस किताब को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। जी हाँ। यदि वो आ जाती है और लाइब्रेरियों में चली जाती है तो वो मेरा सौभाग्य होगा। हम तो चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। जैसे 3 काव्य संग्रह आपके हैं, उसने मेरे- समाज को एक नई दिशा हाँ, दी है। बड़ी हम विनम्रता से चाहते हैं- बताना चाहूँगी कि जी मेरे हाँ। 21 साझा संकलन भी हैं 21 लोगों के साथ मिलकर। जी हाँ। बहुत सी वरिष्ठ- पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में भी आपकी कविताएं जो हैं प्रकाशित जी, होती रही हैं और मैंने खुद पढ़ी भी हैं बहुत जी, सारी। जी हाँ। आपको आपके चौथे काव्य संग्रह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी कविताओं के जरिए हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको भी धन्यवाद, सुनने वालों को भी धन्यवाद। कविताओं को सुने, समय निकाल कर थोड़ा सा मनन करें जी हाँ। तो अच्छी दिशाएं मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। जी। धन्यवाद।